Hello guys, good morning all of you. I am Abdesh from my YouTube channel and Facebook page Abdesh English Classes. Today I will discuss about the most significant topic of grammar, figure of speech. This video is very helpful for plus 2 BSCB board student, CBSE students, CTAT and other competitive examination. It is also important for Hindi syllabus. Figure of speech is known as Alankar. In this video, we will discuss about definition, importance and different type of figure of speech. Why it is important for us. We will discuss about all types of figure of speech and what is importance of figure of speech in our syllabus. फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम अलंकार के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए वन टाइप ऑफ द वर्ड विच आर यूज टू क्रिएट एन इफेक्ट ऑफन वेयर दे डोंट हैव देयर ओरिजिनल और लिटरल मीनिंग। फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है। एक जो सेंटेंस है, सेंटेंस का एक हिस्सा है, एक वर्ड है जिसका अपना वर्ड मीनिंग होता है और जिसका कोई भी वास्तविक वर्ड मीनिंग नहीं होता है। उसका जो अर्थ है वो अलग अलग सेंस में अलग अलग वो अर्थ देता है। जिस प्रकार किसी स्त्री के नैसर्गिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, श्लेष्ठ आदि अलंकार काव्य की रचनात्मकता को बढ़ा देते हैं। इसकी सहायता से विचारों के अभिव्यक्ति में स्पष्टता, भावों में प्रभावशीलता और भाषा में सौंदर्यता आ जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, विभिन्न प्रकार के अलंकार कौन कौन से हैं। फर्स्ट है सिमली। सिमली को हम लोग उपमा हिंदी में बोलते हैं। मेटाफर जिसको रूपक के नाम से जाना जाता है। हाइपरबली जिसको अतिशयोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। आयरोनी जिसे व्यंग्य के नाम से जाना जाता है। एलिट्रेशन जिसको हम लोग अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। एम्बिगिटी को श्लेष अलंकार के नाम से जानते हैं। और पैराडॉक्सेज जिसको हम लोग विरोधाभास के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिमली के बारे में स्टडी करेंगे कि सिमली होता है क्या चीज़। When a person or thing is compared in a word with a similar but famous or well-known person or things is called simile. जब किसी भी वस्तु की तुलना एक जाने माने और प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो उसको हम लोग सिमली कहते हैं। और ये जो सिमली है, सिमली को एज और लाइक से जोड़ा जाता है। अधिकतर वर्ड जिसमें एज और लाइक लगा हो इंग्लिश सेंटेंस में वो 90% सिमली होता है। फॉर एग्जांपल, हाउस इज लाइक द ताजमहल, यानी यहाँ पे जो घर है, घर की जो कंपेयर है, जो तुलना है वो ताजमहल से की गई है कि जो मेरा घर जो है वो ताजमहल के जैसा है। राम इज एज टॉल एज जिराफ, राम उतना लंबा है जितना जिराफ। यहाँ पे राम की जो लंबाई की जो तुलना है वो जिराफ से की गई है। तो सिमली का जो प्रयोग होता है वो जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से तुलना करते हैं और दोनों का तुलना करने के लिए हम लोग सिमली का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इसको उपमा अलंकार के नाम से जाना जाता है। सेकेंड जो मेरा टॉपिक है मेटाफर। मेटाफर को हम लोग रूपक अलंकार के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी होता है रूप दे देना। जब हम ए की कंपेयर बी से करते हैं तो यहाँ पे एज और लाइक नहीं जोड़ते, डायरेक्ट ए को बी बना देते हैं। When word is used to something to which is not literally applicable in order to suggest a resemble, वैसा चीज़, दो चीज़ को एक बताना जो एक दूसरे में मिलते जुलते नहीं हैं। वैसे तो एक दूसरे से पूर्ण रूप से भिन्न है, लेकिन फिर भी दोनों की तुलना किया जाता है और उसको एक को दूसरा के साथ दूसरे के जैसा बताया जाता है, जबकि वास्तव में वे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो उसको हम लोग मेटाफर या फिर जो होता है उसको रूपक के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको रूपक अलंकार कहा जाता है। एग्जाम्पल, नेहरू वाज द पिलर ऑफ इंडिया।
नेहरू जो थे भारत के पिलर थे, भारत के स्तंभ थे। क्या नेहरू वास्तव में स्तंभ हो सकते हैं? स्तंभ मतलब पिलर जो मकान बनाते समय देते हैं। नेहरू तो निर्जीव वस्तु नहीं थे, लेकिन यहाँ पे नेहरू जी का तुलना जो है वो पिलर के साथ किया गया और पिलर बताया गया नेहरू को। यहाँ पे नेहरू ए है और पिलर बी है, और ए को बी बना दिया जाता है, यानी नेहरू को ही पिलर है, पिलर कोई अलग नहीं है, नेहरू ही पिलर है। राम इज ए लायन, राम एक शेर है, राम शेर के जैसा नहीं है, राम ही शेर है, तो यहाँ पे राम को शेर बताया गया है। तो अब हम लोग जो होता है इसका और एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जो है सिमिली और मेटाफोर में क्या अंतर है, और दोनों के एग्जांपल को अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके और दोनों का एग्जांपल को देख लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में इसको पढ़िए, जिससे आपको सिमिली और मेटाफोर में जो डिफरेंस है और जो इसका एग्जांपल है उसको जान सकें। नेक्स्ट है हाइपरबली। हाइपरबली is a figure of speech, a form of irony in which exaggerate the use for emphasis or effect। एग्जैगरेट का मतलब होता है किसी भी बात को लंबी चौड़ी कहना, लंबी चौड़ी हाँकना, बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। अब ये जो फिगर ऑफ स्पीच जो है इसमें बातों को एग्जैगरेट किया जाता है, बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, और ये जो है वास्तविक में एक आयरोनी होता है, लेकिन आयरोनी है नहीं, व्यंग होता नहीं है, व्यंग के जैसा है लेकिन वास्तविक में ये व्यंग नहीं होता है। बात को बढ़ा चढ़ा के कहना ही हाइपरबली है, हिंदी में जिसको अतिशयोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। लोग बोलने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इतना भूखा हूँ कि एक घोड़ा खा जाऊँगा। क्या कोई व्यक्ति इतना भी भूखा होता है कि वो घोड़ा खा जाएगा? या फिर और बोलता है ऑच पेस्ट इज हॉटर दैन द सन। ये जो पेस्ट्री है, पेस्ट्री जो है वो खाने वाला जो पेस्ट्री है वो सूर्य से भी ज़्यादा गर्म है। क्या सूर्य से ज़्यादा गर्म हो सकता है? यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द ब्रेन इज द साइज ऑफ हैप्पी। हर ब्रेन इज ए साइज द हर ब्रेन इज द साइज ऑफ हैप्पी। उसका जो दिमाग है वो मटर के दाने के जैसा छोटा है। क्या किसी का दिमाग मटर के दाने के जैसा छोटा हो सकता है? यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। माई ज्योग्राफी टीचर इज ओल्डर दैन द हिल। मेरे जो ज्योग्राफी के टीचर वो इतने पुराने हैं कि पर्वत से भी ज़्यादा पुराने हैं। मेरे ज्योग्राफी के टीचर पर्वत से भी ज़्यादा पुराने हैं। क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है। हिंदी में इसको अतिशयोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाँ पे वैसा नामुमकिन लगने वाला चीज़ को बताया जाता है जो वास्तविक में सही नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो रामायण है, रामायण में जो हनुमान जी का वर्णन है कि अपने पर्वत को हाथ पे उठा लिए, वो भी अतिशयोक्ति का एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट है आयरोनी। आयरोनी का मतलब होता है व्यंग। The expression of one's meaning by using language that normally signifies typically for the humorous or emphatic effect। जब हम किसी भी वर्ड को ह्यूमरस बनाने के लिए, दबाव डालने के लिए, उसको मजाकिया अंदाज में बनाने के लिए जब हम वर्ड को बोलते हैं तो आयरोनी कहलाता है। आयरोनी का मतलब जैसे कोई व्यक्ति क्लासरूम में है, लेट से आया तो टीचर बोलता है आज बहुत पहले आ गया। आया वो लेट से लेकिन बोलते बहुत पहले आ गया। कोई व्यक्ति बोलता है कि खाना खाया तो बोलता नहीं अभी खाना नहीं खाए। तो अगर नेगेटिव सेंस में बोला जाए और हो पॉजिटिव तो उसको हम लोग आयरोनी के नाम से जानते हैं, व्यंग के नाम से जानते हैं। जैसे कोई मोटा आदमी को बोले कि बहुत पतला है तो ये उल्टा बोलना ही आयरोनी है। अब इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। अ टीचर फेल्ड अ टेस्ट। अ टीचर फेल्ड अ टेस्ट। एक जो टीचर है वो टेस्ट में फेल हो गया। अरे टीचर पढ़ाने वाला वो टेस्ट में फेल कैसे हो सकता है? अ पायलट विथ है फियर ऑफ हाइट। कोई पायलट है उसको ऊंचाई से डर लगता है। जिसको ऊंचाई से डर लगे वो पायलट कैसे बन सकता है? तो यहाँ पे एक आयरोनिकल वर्ड है।
ए मैरिज काउंसलर फील्ड ए डाइवोर्स, एक जो मैरिज काउंसलर है वो डिवोर्स दिलाने वाले एरिया में काम करता है। तो ये जो होता है एक दूसरे से भिन्न बातें हैं, तो इसको हम लोग आयरोनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा है अलिट्रेशन। ये जो अलिटरेशन है, अलिट्रेशन के बारे में जानेंगे। अलिट्रेशन इज अ पोएटिक टेक्निक in which the initial consonant sound of the word repeated in the close section। जब कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है, साउंड का रिपीट होना ही अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ज़्यादा समझने के लिए हिंदी में आइए एग्जाम्पल लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या है। तो रघुपति राघव राजा राम, बार बार रै वर्ड आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इंग्लिश में एलिट्रेशन के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा है चारू चंद्र की चंचल किरणें, बार बार च का उच्चारण आ रहा है, तो इसको भी हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार को टंग ट्विस्टर के नाम से जाना जाता है। टंग ट्विस्टर इसलिए कि ये जो होता है बोलने में कठिनाई होती है, पढ़ने में इसे कठिनाई होती है, इसलिए इसको टंग ट्विस्टर के नाम से भी जाना जाता है। टंग ट्विस्टर का एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल चंदू की चाची ने चंदू की चाचा को चांदनी चौक में चांदी की चमची से चटनी चटाई। अब ये बार बार चा का उच्चारण आ रहा है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियाँ के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये भी जो होता है वर्णों का रिपीट हो रहा है, एक ही साउंड बार बार आ रहा है। या फिर और इसका एग्जांपल ले सकते हैं, एक पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। ये जो टंग ट्विस्टर के रूप में आता है, इसे बोलने में बहुत ही कठिनाई होती है, इसे बिना प्रैक्टिस किए हुए हर कोई नहीं बोल सकता, इसलिए इसको हम लोग अनुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का जो एग्जांपल है, द ब्यूटीफुल वैकेट ब्लोज इन द ब्राइट सन। यहाँ पे बार बार जो होता है बा आ रहा है, बी जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसका रिपीट किया गया। देयर इज नथिंग बट डेथ इन द डिजास्टर ड्यूरिंग द डे। यहाँ पे जो हमारा वर्ड है डेथ, डिजास्टर, ड्यूरिंग डे, बार बार जो होता है ड वर्ण जो आता है, ड साउंड का जो होता है बार बार रिपीटेशन हुआ। तो जब कोई भी साउंड बार बार रिपीट होता है तो उसको हम लोग एलिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट जो है एम्बिगिटी। एम्बिगिटी को हम लोग श्लेष अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग पढ़े हैं कि जिसका एक ही वर्ड है, जिसका एक से अनेक अर्थ निकलता है, उसको हम लोग श्लेष अलंकार के नाम से जानते हैं। हिंदी में एक बहुत ही फेमस दोहा है, रहमन पानी राखियो पानी बिन सब सुन, पानी गए ना ऊब रे मोती मानुष चुन। यहाँ पे जो पानी है, पानी का हर सेंस में इसका अर्थ अलग अलग होता है। पानी का मतलब जल भी होता है, पानी का मतलब इज्जत भी होता है, तो वही पानी का एक से अधिक अर्थ निकलता है, इसलिए इसको हम लोग श्लेष अलंकार के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो वर्ड है इसमें एक से अधिक अर्थ देता है, और एक से अधिक अर्थ देने के कारण जो होता है इसको हम लोग एम्बिग्यूटी के नाम से जानते हैं। और ये जो एम्बिग्यूटी जो वर्ड है वो वर्ड का डबल मतलब निकलता है। फॉर एग्जांपल लाइट, लाइट का मतलब हल्का भी होता है और लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है। यहाँ पे दोनों अर्थ होता है, दोनों का स्पेलिंग सेम है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, अ गुड लाइफ डिपेंड ऑन लीवर। गुड लाइफ का मतलब जो अच्छा जीवन है वो किस पे डिपेंड करता है, लीवर पे। यहाँ पे लीवर का मतलब रहने वाला, अच्छा जीवन जो होता है वो रहने वाला पे निर्भर करता है। और दूसरा सेंस में हुआ कि अच्छा जीवन जो होता है हमारा यकृत, जो हमारा पेट का एक अंग है, जो इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी है लीवर, उस पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे लीवर का डबल अर्थ आता है, एक अर्थ में लीवर का मतलब रहने वाला और दूसरा लीवर का मतलब यकृत, जो हमारा ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, फॉरनर आर हंटिंग डॉग्स। अगर एक साथ बोलेंगे फॉरनर आर हंटिंग डॉग्स, अगर हंटिंग डॉग को एक बार बोलेंगे तो शिकारी कुत्ते होता है, लेकिन फॉरनर आर हंटिंग डॉग, शिकारी विदेशी जो है कुत्ते का शिकार कर रहे हैं। और दूसरा सेंस में अगर एक साथ हंटिंग डॉग बोलते हैं तो विदेशी शिकारी कुत्ते हैं। तो इसका दो अर्थ निकल रहा है, फॉरनर आर हंटिंग डॉग, विदेशी जो है कुत्ते का शिकार कर रहे हैं, और दूसरा सेंस आता है विदेशी शिकारी कुत्ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास।
जो सुनने में अजीब लगता है, एक दूसरे का विरोध में नज़र आता है, उसको हम लोग पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। इट इज ए स्टेटमेंट दैट अपीयर टू बी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी और सिली बट मे बी इंक्लूड द लेटेंट ट्रूथ। ये जो है सुनने में मूर्ख जैसा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि इसका कोई यूज ही नहीं है, बेमतलब सा है, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो अप्रकट सत्य होता है, लेटेंट वर्ड मीनिंग देता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि व्हेन यू वांट टू शट डाउन अ कंप्यूटर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन अ स्टार्ट बटन। अगर कंप्यूटर को बंद करना है तो उसको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये तो सुनने में तो अजीब लगता है कि हमको तो कंप्यूटर को बंद करना है तो हम स्टार्ट पे क्यों क्लिक करेंगे, स्टार्ट मतलब तो चालू होता है, लेकिन ये वास्तविक है। दूसरा एग्जांपल, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। मैं केवल एक चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये जो है, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और नेक्स्ट जो है, ए चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। एक जो बच्चा है बड़ा आदमी का पिता होता है। ये विलियम वर्डवर्थ का स्टेटमेंट है कि एक छोटा बच्चा बड़ा आदमी का पिता होता है। वास्तविक सेंस में सही भी है, ऐसा सुनने के बाद गलत लग रहा है। वार इज पीस, यानी वार इज पीस, युद्ध ही शांति है। सुनने में एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन यही हकीकत, यही सही लगता है। फ्रीडम इज स्लेवरी, जो आज़ादी है वो गुलाम है, जो आज़ादी है वो हमारे लिए गुलामी है, इसी को बोला गया फ्रीडम इज स्लेवरी। तो ये जो वर्ड है वो पैराडॉक्स के अंतर्गत आता है, जिसका मतलब जो होता है अलग अर्थ में निकलता है। आप जो है मुझे फेसबुक पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं, अवधेश इंग्लिश क्लासेज। ये जो होता है पीडीएफ में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके जो होता है ज्वाइन कर सकते हैं। या यूट्यूब चैनल पे आप जो होता है और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।